Hello everyone, welcome to the new topic modal auxiliaries. So let us start. देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ आई कम इन। मान लीजिए मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ आई कम इन, तो इसका मीनिंग क्या होता है? मैं अंदर आता हूँ, नॉर्मल है। अब मान लीजिए ये सेंटेंस आप किसी को कह रहे हैं आई कम इन सर, आप बता रहे हैं कि मैं अंदर आता हूँ सर, आई कम इन सर, बहुत नॉर्मल सा है ये तो। अब इसी सेंटेंस में अगर मैं एक वर्ड ऐड करूँ तो देखिए एक मीनिंग कैसे चेंज होता है। मान लीजिए मैं स्टार्टिंग में लिखता हूँ मे, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, मे आई कम इन सर। आप लोगों ने ये सेंटेंस बहुत बार यूज़ किया होगा। अब आप देखिए अगर मेरा सेंटेंस मे के बगैर है तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैं अंदर आता हूँ, लेकिन जब मे आ जाता है तो अब क्या हो जाता है? अब आ जाती है सेंटेंस के अंदर परमिशन। अब ये सेंटेंस किससे रिलेटेड हो गया? परमिशन से रिलेटेड हो गया। यानी सेंटेंस के अंदर अब क्या आ गई? परमिशन का भाव आ गया, परमिशन की फीलिंग आ गई, यहाँ पर परमिशन का कलर आ गया। और सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे मैं सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ, ये इंटरोगेटिव था, अब मैं नॉर्मल सेंटेंस लिखता हूँ और मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा व्हाट आर मॉडल ऑक्सिलरीज। लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं पहले डेफिनेशन बताएंगे, फिर डेफिनेशन से थोड़ा कम समझ में आता है। प्रैक्टिकली देखते हैं चीज़ों को और डेफिनेशन को डिराइव करेंगे, निकालेंगे डेफिनेशन होती क्या है इनकी। देखिए आई, मैं खाली जगह छोड़ता हूँ, डैश डू इट। अगर यहाँ मैं कुछ भी ना लिखूँ, इस स्पेस को अगर मैं यूज़ ही ना करूँ, अगर मैं सेंटेंस सिर्फ यही लिखूँ आई डू इट, इसका मीनिंग है, यस इसका मीनिंग है आई डू इट, मैं इसे करता हूँ, कोई काम है मेरा या कोई और चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, आई डू इट, मैं इसे करता हूँ। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, आई डू इट के बीच में मैं ऐड करता हूँ एक दूसरा वर्ड। दूसरा वर्ड में क्या यूज़ करता हूँ, मैं कहूँगा आई विल डू इट। अब जैसे ही मैंने विल लगाया तो ये क्या हो गया? अगर इस सेंटेंस को मैं कहता हूँ आई विल डू इट, तो अब विल ने इस सेंटेंस के अंदर क्या कलर ऐड कर दिया? डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। क्या ऐड कर दिया? डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय ऐड कर दिया। हाँ, अगर मैं इसको यूं करके ना कहूँ और मैं सिंपल कहूँ आई विल डू इट, अब मैं क्या कह रहा हूँ? अब मैं आपको एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि पक्का मैं इस काम को करूँगा। डिटर्मिनेशन से थोड़ा सा चेंज आ गया, अब क्या आ गया? प्रॉमिस। अब डिटर्मिनेशन से प्रॉमिस में जो चेंज आया है, जहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि हाँ मैं इसको पक्का करूँगा, वो मेरी टोन से आया है। तो मोडाल को जिस तरीके से हम बोलते हैं ना, तो टोन भी डिपेंड करती है। ओके, अब यहाँ देखिए डिटर्मिनेशन भी आ गया, प्रॉमिस भी आ गया। किसके लगाने से? सिर्फ विल के लगाने से। नॉर्मल सेंटेंस का मीनिंग तो ये था कि मैं इसे करता हूँ। अब मेरे पास एक अलग कलर आ गया, एक और कलर आ गया मेरे पास। अब अगर मैं इसी सेंटेंस को देखिए आई डू इट, अब मैं अगर यहां पर लिख दूं कैन, अब क्या आ गया? कैन का मतलब, अब देखिए आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। ये मेरी क्या दिखा रहा है? या तो मेरी ये एबिलिटी दिखा रहा है, यानी मेरी योग्यता है, या ये मेरी कैपेसिटी दिखा रहा है, यानी मेरी अक्षमता है, मेरी काम करने की अक्षमता या मेरी योग्यता। अब देखिए मेरे पास एबिलिटी और कैपेसिटी, ये कलर आ गए। अब इसी सेंटेंस में मैं आई डैश डू इट, अगर मैं यहां पर लिख दूं शुड, अब इसका मतलब क्या होगा? ये मुझे करना चाहिए, मैं स्वयं को, खुद को ये एडवाइस दे रहा हूँ, हाँ भाई मुझे करना चाहिए।
अब ये क्या कर रहा हूँ, खुद को एडवाइस दे रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ। अब क्या आ गया, एडवाइस या फिर सजेशन। अब आप देखिए, अब मैं और भी ऐसे वर्ड ऐड कर सकता हूँ, जब हम मोडाल को डिटेल में पढ़ेंगे और आगे बताऊंगा। पहले हम डेफिनेशन को समझ लें। अब आपको क्या समझ में आता है यहाँ तक? क्या ये वो वर्ड नहीं है जो सेंटेंस के अंदर आते हैं तो डिफरेंट कलर लेकर आ जाते हैं, अलग अलग भाव लेकर आ जाते हैं? सेंटेंस का जो नॉर्मल मीनिंग है वो क्या है? अगर मैं इन सभी का देखता हूँ यहाँ से यहाँ तक, मैं इसे करता हूँ, आई डू इट, मैं इसे करता हूँ, सिंपल है। लेकिन जैसे आ जाते हैं मेरे पास अलग अलग कलर्स, अलग अलग भाव। अगर मैं भाव को अगर यहाँ पर कलर कहूँ तो मेरी डेफिनेशन क्या होगी मोडाल की? मोडाल्स वो वर्ड होते हैं जो किसी सेंटेंस में डिफरेंट कलर्स लेकर आ जाते हैं। कलर किस चीज़ के होते हैं? परमिशन के, डिटर्मिनेशन के, एबिलिटी, कैपेसिटी, एडवाइस, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे तो ये अब हमें यहाँ तक ये तो कंफर्म हो गया कि मोडाल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं। ये वो वर्ड होते हैं जो सेंटेंस के अंदर कलर्स लेकर आते हैं। अब कितने होते हैं ये टोटल, वो भी देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं ये। देखिए, मैं लिख लेता हूँ एक तरफ इनको। शुरुआत करते हम विल, शैल, कैन, मे, मस्ट। अब विल से वुड को याद रख सकते हैं, शैल से शुड को याद रख सकते हैं, कैन से कुड को याद रख सकते हैं, मे से माइट को याद रख सकते हैं। मस्ट का कोई इक्विवेलेंट है नहीं दूसरा। हाँ, दो और होंगे, दो होते हैं हमारे टू वाले, ओ टू, और दूसरा यूज्ड टू, ये दो टू वाले हो गए। अगर हम इन सबको काउंट करें तो 1 2 3 4 और 4 8 और 3 11, ये होते हैं मेरे 11 का एक ग्रुप। ग्रुप क्यों बनाया अभी बताऊंगा वो भी। नेक्स्ट मेरे पास हैं डू, बी और हैव। अब डू की अलग फॉर्म है, डू की फॉर्म डू भी लिखते हैं, डज भी लिखते हैं, डिड भी लिखते हैं। बी की प्रेजेंट फॉर्म इज लिखते हैं, एम लिखते हैं, आर लिखते हैं। पास्ट फॉर्म वाज, वर। हैव की, हैव तो है ही, इसके अलावा हैज़ है, हैड है, और हैव तो है ही खुद। ये मेरे तीन हैं, डू, बी और हैव। दो और हैं, एक है नीड और एक है डेयर। अब टोटल देखेंगे तो कितने हो गए हमारे पास, 11 3 2, यानी टोटल 16। अब क्यों मैंने इनको कैटेगराइज किया है, ये हमारे इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। अब देखिए, यहाँ तक आप देखिए, हर एक सेंटेंस में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी वर्ब है, एंड दैट इज़ माई ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट है, वर्ब है और मेरा ऑब्जेक्ट है। तो ये पार्ट क्या है मेरा, ये पार्ट को मैं हेल्पिंग वर्ब भी कह सकता हूँ, जैसे हेल्पिंग वर्ब बीच में आती है। क्या ये हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं आए हैं? बिल्कुल आए हैं। कहीं पर भी ये क्या मेन वर्ब की तरह आए हैं? मेन वर्ब की तरह ये नहीं आए। और ये सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो बिलोंग करते हैं मेरे 11 वाले ग्रुप से। जो मैंने 11 लिखे हैं उनमें से ही ये सारे हैं, बाकी वालों में से नहीं है ये। यानी ये जो 11 हैं ये मेन वर्ब की तरह है। अगर मैं देखता हूँ मेरे सेंटेंस में ये मेन वर्ब की तरह यूज़ होते हैं क्या? ये नहीं यूज़ होते। हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होते हैं, हाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होते हैं। और मोडाल, मोडाल तो ये है ही, क्योंकि ये कलर लेकर आते हैं सेंटेंस में कुछ ना कुछ, जैसा हमने देखा। तो मोडाल कलर्स लेकर आते हैं तो कलर की तरह आते ही हैं। अब अगला वर्ड हमने ऊपर लिखा हुआ है ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है हेल्पर, जो हेल्प करते हैं, और मोडाल जो कलर लेकर आते हैं। तो यानी ये वो वर्ड हैं
जो कलर भी लेकर आते हैं और हेल्प भी करते हैं। अब आप देखिए, क्या ये मोडाल हैं, कलर लेकर आते हैं? यस, कलर लेकर आते हैं। क्या ये हेल्प करते हैं? यस, ये हेल्प करते हैं। तो ये ऑक्सिलरीज भी हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं मोडाल ऑक्सिलरीज, क्योंकि ये कलर भी लेकर आते हैं और हेल्प भी करते हैं। तो देखिए, मोडाल भी हैं और ऑक्सिलरीज भी हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा कम आपको बहुत सिंपल एग्जांपल और भी दे सकते हैं। देखिए, मान लीजिए सेंटेंस है मेरे पास, ही डैश एन एक्टर। अब इससे आपको ये और भी क्लियर हो जाएंगे, अगले वाले भी। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, सी डैश अ कार, दे डैश गुड वर्क। अब देखिए, इन तीनों सेंटेंसेस में कहीं पर भी आप तीनों के तीनों सेंटेंसेस में जो मेरे 11 हैं, इनमें से किसी को भी यूज करके देखिए, क्या यूज होगा। आप वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर लीजिए और तब करके देखिए। आप एक एक को करके देखिए, मैं कुछ करके बता देता हूँ, आप हर एक को करके देखिए। चाहे मैं बात कर रहा हूँ ओनली 11 की, जो मेरे पहले 11 हैं, क्या वो यूज होंगे? ही विल, नो। ही शैल, नो। ही कैन, ही मे, नहीं, यहाँ पर भी नहीं होगा। शी विल, शी कैन, शी मे, शी मस्ट, नो। दे विल, दे शैल, दे कैन, दे मस्ट, दे ought टू, दे यूज टू, नो। कोई भी यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, मेरे सेंटेंस का जो ये हिस्सा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे सब्जेक्ट को, और ये हिस्सा मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे ऑब्जेक्ट को, और ये मेरा सब्जेक्ट है। बीच में क्या आता है मेरे पास? या तो हेल्पिंग वर्ब आती है या फिर मेन वर्ब आती है। ये भी आएगी, अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो मेन वर्ब साथ में आएगी, और हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं होती है तो मेन वर्ब तो 100% आएगी। तो क्या मेन वर्ब की तरह कोई यूज हुआ इनमें से? क्योंकि यहाँ पर स्पेस सिर्फ मेन वर्ब के लिए खाली है। ऊपर वाले सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि मैंने मेन वर्ब हर जगह प्रोवाइड कर दी है, इसलिए वो यूज हो गए, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो गए। अब मेन वर्ब के लिए मैं स्पेस छोड़ता हूँ, मुझे चाहिए सिर्फ मेन वर्ब। मैंने सेंटेंस ही ऐसे लिखे हैं, क्या ये मेन वर्ब की तरह यूज होंगे? इनमें से कोई भी यूज नहीं होगा, तो फिर से मेन वर्ब की तरह ये यूज नहीं होते। अब देखिए, इस 3 के ग्रुप को, क्या ये मेन वर्ब की तरह यूज होंगे? देखिए, लीजिए इनमें से किसी को, ही बी की फॉर्म मेरी यूज हो जाएगी, ही इज एन एक्टर। सेंटेंस बन गया, मेन वर्ब की तरह यूज हो गए। पास्ट फॉर्म ले लीजिए, ही वाज एन एक्टर, पास्ट फॉर्म भी यूज होगी। शी हैज ए कार, उसके पास एक कार है, यूज हो गया। पास्ट का ले लीजिए इसका, सी हैड ए कार, उसके पास एक कार थी, ये भी यूज हो गया। दे डू का ले लीजिए, दे डू गुड वर्क, वो अच्छा काम करते हैं, पास्ट का लीजिए, दे डिड गुड वर्क, उन्होंने अच्छा काम किया। अब देखिए, मेन वर्ब की तरह ये मेरे तीनों के तीनों यूज हो गए। तो ये वो कैटेगरी है मोडाल की जो मेन वर्ब की तरह यूज हो जाती है। और ये कैटेगरी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है, बिल्कुल यूज होती है। आप जितने भी टेंस देखेंगे, हर टेंस के अंदर आप पाएंगे, जितने भी मेरे कंटिन्यूअस टेंस हैं, कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की तरह लगती है, बी हेल्पिंग वर्ब की तरह लगती है। जितने मेरे परफेक्ट टेंस हैं, सारे परफेक्ट टेंसेस के अंदर आप पाएंगे हैव की फॉर्म्स हेल्पिंग वर्ब की तरह लगती हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर बी प्लस हैव दोनों जुड़ जाते हैं और हमारे पास हैव बीन बन जाता है, तो यूज होती है हैव बीन की फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। और इंडेफिनेट टेंस के अंदर आप देखेंगे जो मेरे प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के टेंस हैं, उनके अंदर जितने इंटरोगेटिव नेगेटिव हैं, देखिए आप क्या लिखते हैं उनमें, डू का, डज का, या फिर डू नॉट या नोट लगाकर डू नॉट या डज नॉट लगता है। पास्ट के अंदर
डिड खाली यूज होता है या फिर नेगेटिव में डिड नॉट लगता है। इंटरोगेटिव में डिड पहले आता है और इधर डू या डज आता है। नेगेटिव में ये दोनों नोट के साथ आते हैं, नेगेटिव में डिड नोट के साथ आता है। देखिए यूज होए और वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं, मेन वर्ब की तरह यूज होते नहीं। कंटिन्यूअस टेंस में देखिए, जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, ही इज रनिंग, सिंपल सेंटेंस। रनिंग मेरी मेन वर्ब है, इज क्या मेरी हेल्पिंग वर्ब, बी की प्रेजेंट फॉर्म ही तो है। इसको अगर आपको डिटेल में और समझना है तो टेंसेस के ऊपर मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, ऑल अबाउट टेंसेस। उसमें कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर के ऊपर जो अलग अलग वीडियो हैं, हर एक टेंस की स्ट्रक्चर के ऊपर एक वीडियो है। आप उन वीडियोस को देखिए, क्लियरली आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी किस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ होते हैं। तो मेन वर्ब की तरह यूज़ होते हैं, यस। हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होते हैं, यस। और मोडाल तो ये हैं ही। मोडाल की तरह कैसे यूज़ होते हैं, आगे सब के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, हर एक के बारे में अलग अलग से बताऊंगा पूरी डिटेल में। नीड और डेयर को दो कैटेगरी में, ये दो सेंटेंस मतलब दो वर्ड है मेरे, इनको मैंने अलग कैटेगरी में क्यों रखा है? ये ऐसे हैं जो हेल्पिंग वर्ब की तरह कभी यूज हो जाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लेंगे। मेन वर्ब की तरह कभी टेंस के अकॉर्डिंग कभी तो ये यूज होते हैं, कभी यूज नहीं होते हैं। और मोडाल, बिल्कुल मोडाल तो ये हैं ही, मोडाल की तरह यूज होते ही हैं। यहाँ मैं लिखना भूल गया, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मोडाल। हाँ, ये मोडाल की तरह यूज होते हैं, ये यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं और यहाँ भी होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब यस, मोडाल यस, और मेन वर्ब की तरह टेंस के अकॉर्डिंग, कभी टेंस के अकॉर्डिंग यस और कभी टेंस के अकॉर्डिंग नो। जब मैं इनको यूज़ करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, तो आपको डिटेल में चीज़ और समझ में आएगी। यहाँ मेरा पर्पज़ है आपको एक जनरल आइडिया देना कि व्हाट आर मोडाल्स एंड ऑक्सिलरीज, ये होते क्या हैं, कैसे हम इनको यूज़ करते हैं नॉर्मल सेंटेंसेस में, और टोटल इनकी संख्या कितनी है, हाउ मैनी दीज आर, कितने हैं ये नंबर्स के अंदर। तो 11, 3 और 2 टोटल 16 है। इन्हीं से बाकी सब बन जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर ऑल दीज सेपरेटली वन बाय वन एज पर टॉपिक, नॉट एज पर पर्टिकुलर मोडाल। इन 11 को मैं एक एक ऐसे यूज़ नहीं करूँगा कि सेल कैसे, विल कैसे, मैं इनको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करूँगा ताकि आपको बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ये याद रह सके। सो बाय दिस आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।